देखो यहाँ जो ये मेरा ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये है रोलिंग स्कार, ये हैं बॉक्स स्कार्स, ये हैं आइस पिक स्कार्स, यहाँ पर भी ये स्कार्स हैं, यहाँ पर भी ये शायद डीप स्कार है। तो मेरे को ना हर वैरायटी ऑफ स्कार है। क्या हाल है यार सबके? बहुत दिन में वीडियो बन रही है और आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है ना वो होगा एक्ने स्कार्स के ऊपर। काफ़ी जो 20 से 30 साल की उम्र के लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट फील करते हैं, इम्पैक्ट फील करते हैं एक्ने स्कार्स, और बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हैं। तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी था। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मैं अपने ऊपर क्या ट्रीटमेंट कराने वाला हूँ, और सबसे पहले जानते हैं कि एक्ने स्कार्स असल में होते कैसे हैं। तो जब आपकी स्किन पर कोई पिंपल होता है और अगर आप उसको छेड़ते हैं, दबाते हैं, या वो किसी वजह से फूट जाता है ना, तो वहाँ पर एक इंजरी होती है, और वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से जब उसको ठीक होने का टाइम होता है और आपकी स्किन जब कोलेजन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर गड्ढा पड़ जाएगा। अब कोलेजन हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है? और कोलेजन का काम क्या होता है ये समझा देता हूँ। तो कभी आपने देखा है कि कभी घुटने पे हम बचपन में खेलते थे तो चोट लग जाती थी, या कहीं पे स्क्रैच पड़ गया है, चक्कू से कुछ लग गया है, तो स्क्रैच जब पड़ जाता है तो वहाँ पर एक मोटी सी परत बन जाती है, ठीक है? या फिर जब टाके लगते हैं तो एक मोटी सी परत बन जाती है, ऐसी परत जो अभी मैं इस फोटो में दिखा रहा हूँ, ये वाली। ये तब बनती है जब हमारी बॉडी जरूरत से ज्यादा उस जगह पर कोलेजन बना दे, तो वहां पर एक गांठ की परत सी बन जाती है जो स्किन के ऊपर आती है। अब फेस के साथ ना उल्टा है। जब आपकी बॉडी इनफ कोलेजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उस जगह पर उसको हील करने के लिए, तो वहां पर गड्ढा बन जाएगा, बॉडी उसको ऐसे ही छोड़ देती है, ठीक है? तो इस वजह से एक्ने स्कार बनते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक्ने ब्रेकआउट हो रहा है और बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं ना, तो ट्राई करो आप उसको ज्यादा से ज्यादा ना छेड़ो। एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका इलाज कराओ, और अगर वो भी नहीं कराना चाहते तो कम से कम उसको छेड़ो मत, उसको फोड़ो मत, उसको थोड़ा सा संभाल के रखो, ठीक है? रूट कॉज पे काम करो उसको फोड़ने की बजाय। अब मान लो कि आपको एक्ने स्कार्स हो चुके हैं, तो किस किस टाइप के एक्ने स्कार्स होते हैं? देखो, एक तो आइस पिक स्कार होता है। आइस पिक स्कार ना एक छोटा सा स्कार होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने सुई मार रखी है, और वो बहुत डीप होता है स्किन में। उसका क्योर होना ना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ट्रीटमेंट भी कराओगे तो आइस पिक स्कार्स बहुत मुश्किल ही जाते हैं, क्योंकि वो इतने गहरे होते हैं कि बॉडी कितनी भी कोलेजन बना ले, बहुत मुश्किल है उसको भरना। उसके बाद आते हैं जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, वो होते हैं बॉक्स कार्स। बॉक्स कार्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्क्वायर टाइप में होते हैं, और एक होते हैं रोलिंग स्कार्स जो ऐसे होते हैं। अब ये जो रोलिंग स्कार्स होते हैं ना, ये बहुत बड़े गड्ढे होते हैं और ऐसे वेव्स टाइप्स में होते हैं। अब अगर आप अपनी स्किन के लिए कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, मान लो आपने कोई क्रीम लगाई, दवाई लगाई, रेटिनॉल लगाया, ट्रेटिनोइन लगाया, ऐसी ऐसी कोई चीज़ें लगाई, या फिर आप बड़े प्रोसेस के लिए जा रहे हो, CO2 लेज़र कराने जा रहे हो, लेज़र आप स्किन अपने स्कार्स के लिए माइक्रो नीडलिंग कर रहे हो, लेकिन जो ये रोलिंग स्कार्स होंगे ना, ये आपके कभी ठीक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसके पीछे भी रीज़न है। सपोज करो ये हमारी अंदर की स्किन है, और रोलिंग स्कार ना ऐसे आया हुआ है, एक डीप लेयर बनी हुई है स्कार की ऐसे। तो जब इनफ बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस नहीं कर रही है और बहुत समय से वो स्कार ऐसा ही है ना, तो बॉडी का एक अपना ही मैकेनिज्म है कि वो एक इन दोनों जगहों के बीच में एक फाइब्रियस बैंड बना देती है, छोटे छोटे बैंड बना देती है, जिसकी वजह से ये जो स्कार है ना, रोलिंग स्कार, आपकी स्किन से ऐसे चिपक जाता है। उन बैंड्स खींचते हैं उसको अपनी तरफ। तो जब तक वो बैंड्स उसको खींच रहे हैं, आप किस भी टाइप की ट्रीटमेंट करा लो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए हमको कराना पड़ता है सब्सिशन। सब्सिशन से क्या होता है कि जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट होगा या कोई डॉक्टर होगा, वो एक छोटी सी निडल लेके आपकी स्किन के अंदर डाल के उन बैंड्स को काट देगा। तो ऐसे वो एक छोटी सी निडल लेके आपकी स्किन के लेयर के बीच में डालेगा, और स्कार्स और जो ये स्किन है इसके बीच में जो बैंड्स हैं उनको तोड़ देगा, जिसकी वजह से स्कार थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और ज़्यादा हाई ट्रीटमेंट क्या होती है कि जैसे अब तो दोनों चीज़ों के बीच में गैप बन गया, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स वहाँ पे फिलर्स भी डालते हैं। PRP का फिलर्स डाल देते हैं, या फिर फैट का फिलर डाल देते हैं, किसी चीज़ का फिलर डाल देते हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर किस चीज़ का फिलर डालते हैं, लेकिन डालते हैं, जिसकी वजह से वो गैप है वो फिल हो जाए और दोबारा बैंड ना बने, ठीक है? इसके बाद सब्सिशन सबसे पहला प्रोसेस हो गया रोलिंग स्कार्स, और ज़्यादातर रोलिंग स्कार्स का ही, नॉट फॉर दी बॉक्स स्कार्स। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोई ट्रीटमेंट है एक्ने स्कार्स के लिए, तो वो है CO2 लेज़र। CO2 लेज़र क्या करते हैं डॉक्टर्स, छोटी छोटी लेज़र से लेके आपकी जो स्कार्स एरिया है ना, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बर्न करते हैं वो लेज़र से, जिसकी वजह से स्किन दोबारा कोलेजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है बहुत इफेक्टिव तरीके से। लेकिन यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि उसका डाउन टाइम होता है कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन का। डॉक्टर कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड होता है कि हफ्ता 10 दिन आप ध्यान रखो।
धूप में नहीं जाना है, प्रॉपर स्किन केयर करनी है, लाइट्स में ज़्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि जो लाइट्स होती है इससे भी यूवी रेज निकलती है, और आपने अगर थोड़ी सी भी ढिलाई बरती CO2 लेज़र प्रोसेस के बाद, तो आपकी स्किन के ऊपर हो जाएगा हाइपर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन होगा, एक लाल या ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाएंगे, और आपकी सच में बहुत बुरी हालत होने वाली है। जब तुम वो स्कार्स हाइपर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कराने जाओगे ना भाई, ठीक नहीं होता है बहुत ईजिली, 6-6 महीने साल भर लगते हैं, तब भी ढंग से ठीक नहीं होता है, डॉक्टर्स के पास जाते रह जाओगे। दूसरी इसकी अच्छी एक ट्रीटमेंट है माइक्रो नीडलिंग प्लस PRP। माइक्रो नीडलिंग में कुछ नहीं होता है, एक डर्मा रोलर या फिर डर्मा पेन लेते हैं और आपकी स्किन पे चलाते हैं उसको, उसमें ना छोटी छोटी सुइयाँ होती हैं, तो वो आपकी स्किन को ऊपर ऊपर से पंचर कर देती है, और वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वहाँ पर कोलेजन प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके ऊपर PRP लगाते हैं। PRP क्या होता है, आपके खून से प्लाज्मा निकालेंगे और उसको आपकी स्किन के ऊपर ड्राइव करेंगे, ठीक है, स्प्रेड करेंगे, नॉट ड्राइव, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो जो प्लाज्मा है, वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो और ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके आपको यार सेशंस लेने पड़ जाते हैं 3 4 5। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है जो आज मैं कराने जा रहा हूँ, वो है MNRF, यानी कि माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसा ही डर्मा पेन, जैसे डर्मा रोलर आपकी स्किन पे चलाया ना, वही सेम टाइप का पेन आपकी स्किन पे चलाएंगे, लेकिन डर्मा जो ये पिन है, इनके साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी भी आपकी स्किन के अंदर में जाएगी, एक बहुत डीप लेयर तक हीट की एक लेयर जाएगी, जिसकी वजह से कोलेजन ज़्यादा बूस्ट होगा। ये माइक्रो नीडलिंग थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, और MNRF अभी लेटेस्ट चल रही है, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि ये आपकी डीप लेयर में भी जा रही है, माइक्रो नीडलिंग का भी काम कर रही है, आपकी काइंड ऑफ लेज़र जैसा भी ट्रीटमेंट है, उतना इफेक्टिव भी नहीं है लेज़र जैसा, लेकिन उतना हार्मफुल भी नहीं है कि पिगमेंटेशन होगी। इसमें पिगमेंटेशन के सबसे कम चांसेस हैं, इसलिए ही ये ट्रीटमेंट मैं अपने ऊपर आज कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ना मैं अपने स्कार्स दिखा देता हूँ कैसे हैं स्कार्स। देखो यहाँ जो ये मेरा ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये है रोलिंग स्कार, ये हैं बॉक्स स्कार्स, ये हैं आइस पिक स्कार्स, यहाँ पर भी ये स्कार्स हैं, यहाँ पर भी ये शायद डीप स्कार है। तो मेरे को ना हर वैरायटी ऑफ स्कार है तो ये ट्रीटमेंट से एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपके फेस पे जितने भी टाइप ऑफ स्कार है ना, चाहे आइस पिक है, रोलिंग है, बॉक्स है, उस पर MNRF काम कैसा कर रहा है। अब मेरा स्टार्टिंग से ये चैनल बनाने का एक ही मोटिव था कि अगर मैं अपने चैनल पे कोई जर्नी डाल रहा हूँ ना, तो उससे दूसरों की हेल्प हो जाए। अब मान लो कि आप 20-25 साल के हो, कम हो, ज़्यादा हो, घर वालों से पैसे लेते हो, अभी अभी कमाना स्टार्ट किया, तो बड़ा लिमिटेड सोर्स ऑफ अगर आपके पास इनकम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप प्रोसेस के लिए जा रहे हो, दवाई खा रहे हो, या फिर ये डर्माटोलॉजिस्ट से यही MNRF या फिर माइक्रो नीडलिंग या CO2 लेज़र करा रहे हो ना, उसका इफेक्ट आपके ऊपर कैसा होगा। ये तो नहीं कि आपके पास एक तो लिमिटेड पैसे हैं, वो भी आप किसी ट्रीटमेंट में लगा रहे हो तो उसका रिजल्ट ना निकले। तो इससे अच्छा है ना कि मैं अपने ऊपर ये ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं शेयर करके आपको दिखा दूँ, तो आप डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये इफेक्ट नहीं कर रहा है अच्छा पॉजिटिव वे में, तो आप अपने पैसे किसी और अच्छी जगह डाल सकते हो। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं जा रहा हूँ डर्माटोलॉजिस्ट के पास, और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसा रिजल्ट है। और अभी सिर्फ करा रहा हूँ एक सेशन। अभी मेरे पास अगर मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ और मैं अपने ऊपर अगर कुछ खर्च कर रहा हूँ और उससे दूसरों की हेल्प हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। तो यही मेरा मेन मोटिव था। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी टाइम बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएं तो और मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा और वीडियोस बनाने में, और ऐसे ही मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँगा। सिर्फ स्किन बियर्ड रिलेटेड या हेयर रिलेटेड नहीं, और भी लाइफ की वजह से, लाइफ के ऊपर अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर। सो लेट्स सी, करते हैं बात यार आगे, देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू।